फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजेश मिश्रा की बुक यानी राजनीति विज्ञान राजेश मिश्रा की जो बुक है उसमें भाग 1 राजनीतिक अवधारणाएं अध्याय 4 अधिकार को देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिकार को। इससे पहले हम लोग अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है। अधिकार जो है व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है। यानी अधिकार जो है आदमी कहाँ से प्राप्त करता है? तो समाज से, ठीक है। और उसे शासन द्वारा जो है लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। प्रत्येक दावा आदमी जो भी मतलब दावा करे वो अधिकार नहीं हो सकता। अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। नैतिकता के आधार पर जो दावा होता है वही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है, ठीक है। यानी अधिकार का जो आशय है वह क्या है कि जो है अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। अधिकार जो है मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। और मानवीय इतिहास में जो अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है लंबा संघर्ष देखा गया है। यानी अधिकारों के संबंध में देखा जाए तो इसकी प्राप्ति के लिए जो है लंबा संघर्ष भी देखा गया इतिहास में, ठीक है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप में जो है स्वीकृत हुई। यानी फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो आपके 1776 में हुई थी के परिणाम स्वरूप जो है अधिकारों की घोषणा जो है व्यापक रूप में स्वीकृत हुई। उसके बाद जो है व्यापक रूप में इसको स्वीकृति मिली, ठीक। किसको? तो अधिकार को, ठीक है। माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान और स्वतंत्र है। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति जो है जन्म से समान और स्वतंत्र है। व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुख जैसे अधिकार प्रमुख है आपके, ठीक है। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन सामंतवादी समाज में जो है मानवीय अधिकार के बजाय दैवी अधिकारों पर जो है बल दिया गया। यानी मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मानवीय अधिकार के बजाय जो है दैवी अधिकारों पर बल दिया गया। हैटफील्ड ने जो है अधिकारों को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। हैटफील्ड ने जो है अधिकारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। यानी अधिकार को जो हैटफील्ड द्वारा जो व्यक्त किया गया, यानी दावे के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, आपके छूट के रूप में और शक्ति के रूप में, यानी हैटफील्ड के ने अधिकारों को जो है ये 4 के रूपों में व्यक्त किया है आपका, ठीक है। अधिकार का अर्थ जो है समानता व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है। यानी अधिकार का अर्थ जो है समानता व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज जो है स्वीकार करता है और राज्य द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी समाज स्वीकार करता है और राज्य जो है उसको संरक्षण प्रदान करता है। अधिकारों के बिना जो है मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी बिना अधिकार के व्यक्ति जो है मानव जो है अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकता, ठीक है। कांट के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है। कांट का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं में क्या है? साध है, किसी अन्य का साधन नहीं है। यानी स्वयं में साध है, वह अन्य का साधन नहीं है। यह कांट का विचार है, ठीक है। इसलिए एक व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अधिकार समानता समाज में पाए जाते हैं। अधिकार जो है समानता कहाँ पाए जाते हैं? समाज में, ठीक है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है वे ही अधिकार के रूप में होते हैं। यानी वही दावे जो समाज में स्वीकृति होती है वे भी अधिकार के रूप में होते हैं, ठीक है। मूल प्रश्न है कि क्या विषमता मूलक समाज में सभी व्यक्तियों के दावों का समान महत्व होगा, ठीक है। इसलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप में अधिकार ही प्राप्ति ही नहीं, ठीक है, अपितु सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है। जैसे मतदान का अधिकार तब तक एकांगी और अपूर्ण होगा जब तक जो है व्यक्ति को कार्य का अधिकार एवं न्यूनतम गरिमा में जो है जीवन का अधिकार न प्रदान किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है अधिकारों का स्रोत यानी सिद्धांत, ठीक है। अधिकारों का स्रोत या सिद्धांत, तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या स्रोत, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या स्रोत देखा जाए तो प्राकृतिक अधिकारों के जन्मजात समर्थक जो है 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक हैं। प्राकृतिक अधिकारों के जन्मजात समर्थक जो है 17वीं सदी के विचारक आपके कौन है? जॉन लॉक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। लॉक ने कहा कि व्यक्ति को जो है
जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार बताया है। मैंने 3 तरह के अधिकार बताया है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक, यह बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लॉक के अनुसार जो है राज्य या सरकार साधन और व्यक्ति के अधिकार साध हैं। लॉक के अनुसार जो है राज्य या सरकार साधन और व्यक्ति के अधिकार जो है साध हैं तथा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य जो है इन अधिकारों की सुरक्षा करना है, लॉक का मानना है, ठीक है। अधिकार का पहला सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, यानी अधिकारों का जो पहला सिद्धांत विकसित हुआ वह आपके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, जिनका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति को जो है प्रकृति से अधिकार प्राप्त है, वह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार जो है व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं। ये तो एक साधन है, जिसके द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है, यानी राज्य और सरकार एक क्या है, साधन है जो जिनके द्वारा जो है अधिकारों की रक्षा की जाती है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर जो है सीमित राज्य की कल्पना की, ठीक है। उसमें यह भी कहा कि इन अधिकारों को जो है राज्य सरकार द्वारा जो सीमित किया जाएगा तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार होगा, लॉक कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो है जन्मजात हैं। लॉक के अनुसार जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो है जन्मजात है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है सबसे मुख्य माना है और वह उसमें जो है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को जो है सम्मिलित किया है लॉक ने, यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मुख्य माना है और उसी में जो है आपके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी है सम्मिलित कर लिया है जॉन लॉक ने। अमेरिका में जेफरसन और मेडिसन द्वारा जो लॉक की इन मान्यताओं को जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा लॉक ने जो है निरंकुश राज के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया, ठीक है। और प्राकृतिक अधिकार की आलोचना में देखा जाए तो रिची के अनुसार जो है प्राकृतिक शब्द को परिभाषित करना ही कठिन है। रिची का मानना है कि प्राकृतिक शब्द को परिभाषित करना ही कठिन है, इसलिए यह सिद्धांत जो अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। यानी प्राकृतिक सिद्धांत के आलोचक में जो नाम है वह है रिची। उनका कहना है कि प्राकृतिक शब्द को जो परिभाषित करना ही कठिन है, इसलिए यह सिद्धांत जो अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृतिक शब्द के जो है निम्न अर्थ हो सकते हैं, रिची का मानना है, ठीक है। समुचित सृष्टि हो सकती है आपके, गैर मानवीय भाग, आदर्श या संपूर्ण उद्देश्य के रूप में, मौलिक अर्थ भी होता है और समान रूप में भी व्यक्त करते हैं आपका, यानी ये प्राकृतिक शब्द के अर्थ हो सकते हैं किसके अनुसार, रिची के अनुसार, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक शब्द अपने आप में जो है अस्पष्ट है, जैसे दास प्रथा को जो है प्राकृतिक माना गया है, जबकि कुछ ने जो है अप्राकृतिक माना है। कुछ लोगों के अनुसार पुरुष और महिलाओं के मध्य जो है प्रकृति से ही समानता है, जबकि दूसरे इसे जो है अस्वीकृत करते हैं। कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, जबकि कुछ इसका जो है खंडन करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राकृतिक शब्द का जो है अर्थ क्या है, तो अस्पष्ट है आपका। प्राकृतिक अधिकारों में वर्णित अधिकार जो है परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जो है मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, जबकि व्यवहारिक रूप में जो है तीनों एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते हैं। इसके बाद जो है इसकी सबसे बड़ी विसंगति है, यानी प्राकृतिक अधिकार की, कि व्यक्ति के अधिकारों को जो है समाज से पहले और पृथक मान लिया गया है, जबकि वास्तविक रूप में जो है व्यक्ति के अधिकार समाज में जो है सम्मिलित हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं, ठीक है। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के बाद जो है क्या है, वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत। इसमें जो है बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को जो है असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया है। बेंथम ने जो है प्राकृतिक अधिकार को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया है। कौन? बेंथम। एडमंड बर्क ने भी प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया है और राज्य की जो है संकल्पना का विस्तार किया है, एडमंड बर्क ने, ठीक है। उसके बाद जो है इस सिद्धांत के मान्यता अनुसार जो है अधिकार जो है राज्य की देन है, राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं।
यह न तो मनुष्य को जो है जन्मजात प्राप्त है और न ही व्यक्ति में जो है अंतर्निहित है। इसलिए अधिकार जो है प्रत्येक देश की विधि के सापेक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यानी वैधानिक अधिकार। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश में जो अधिकारों की अलग अलग सूची प्राप्त होती है, अतः अधिकार कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। इस सिद्धांत का आधार जो है हॉब्स के विचारों में भी देखा जा सकता है, जिसके अनुसार जो है राज्य सरकार के अभाव में जो है विधि, न्याय, अन्याय का कोई प्रश्न उपस्थित जो है नहीं होता है, क्योंकि विधि राज्य की देन है और अधिकार विधि के परिणाम है। यह सब ये जो बातें कही गई आपके संवैधानिक अधिकार के सिद्धांत के संबंध में। ठीक है, वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को जो है अनर्थकारी, बकवास और निरर्थक कहा है, क्योंकि अधिकार जो है राज द्वारा जो है निर्मित होते हैं। बेंथम ने राज द्वारा निर्मित अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया है। उसने न केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकृत किया, अपितु विधि के द्वारा जो है ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। कौन? बेंथम। उसने ब्रिटेन में जो है प्रचलित अनेक त्रुटिपूर्ण विधियों को जो है अस्वीकार किया है। बेंथम ब्लैक स्टोन का आलोचक था। बेंथम जो था वह ब्लैक स्टोन का जो है आलोचक था, क्योंकि ब्लैक स्टोन ने ब्रिटेन की विधि को जो है विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था। आपका आलोचना। उसके बाद जो है वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। तो आलोचना में जो है नाम है आपके वाइल्ड का। तो वाइल्ड के अनुसार जो है विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है। वाइल्ड मानते हैं, और उसको जो है संरक्षित किया जाता है विधि द्वारा। ठीक है, अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त न हो, यह वाइल्ड मानते हैं। ठीक है, विधि अधिकारों की सिद्धांत को। उसके बाद में इसलिए वे लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार हैं, न कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार हैं। ठीक है, वे क्रियान्वित होते हैं, वे अधिकार नहीं होते हैं। इसलिए अधिकारों की जो है वैधानिक और नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। वाइल्ड के अनुसार यह कहना है कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है, यह असंगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाध्यताएं प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं, जैसे परंपरा, इतिहास, नैतिकता। इनमें भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। यानी इस तरह से देखा जाए तो वैधानिक के अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अधिकार के जो है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है मानव को अधिकार इतिहास, परंपरा या जो है मान्यता से प्राप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो है मानव को इतिहास, परंपरा या मान्यता से प्राप्त है, न कि समाज या राज्य से। ठीक है, एडमंड बर्क ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। एडमंड बर्क जो है इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत यानी अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत का। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में जो है व्यक्त किया जा सकता है कि इतिहास जो है अधिकारों का निर्माण करता है। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप हैं, क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान परंपरा ही अधिकारों का रूप धारण जो है आपका धारण कर लेती है। रिची के मतानुसार लोगों के अधिकार मूलतः जो है परंपराओं से प्राप्त हैं। रिची का मानना है कि लोगों के अधिकार जो है मूलतः परंपराओं से प्राप्त है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। अतः परंपराएं प्राथमिक या आदिमकालीन विधि है, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं। वे भी वस्तुतः परंपरा के ही परिणाम हैं। यह जो सारी बातें कही जा रही है आपके किसके? तो अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत के संबंध में। ठीक है, एडमंड बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का इन्होंने पूर्ण समर्थन किया है। वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था। कौन? एडमंड बर्क। क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में जो है समाज, राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई है। उसके बाद में जबकि बर्क ने राज्य के महत्व को जो है प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यह जो है साइवी संस्था है, न कि कृत्रिम, जिसका इच्छा अनुसार निर्माण या भंग किया जा सकता है। यह बर्क मानते हैं। ठीक है, अतः बर्क ने गौरवमयी या अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की, क्योंकि वह इस क्रांति को जो है परंपराओं पर आधारित क्रांति मानता था, जबकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के जो है अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी। इसलिए वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी था। कौन? बर्क। ठीक है,
अब उसके बाद जो है आलोचना, यानी अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत की आलोचना भी होती है। तो इसमें यह कहना है कि हमारे सभी अधिकार जो है परंपराओं से प्राप्त हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। ठीक है, क्योंकि हॉकिंग ने कहा है कि क्या दास प्रथा सही थी जब इसका औचित्यपूर्ण रूप में जो है प्रयोग होता था। दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के आधार पर किया गया, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते, या आप हॉकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं। उसके बाद जो है भारत में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी परंपराओं को अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकार का दर्जा देना अतार्किक और असंगत है। ठीक है, यानी देखा जाए तो अधिकार के जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उसकी भी आलोचना हुई है। उसके बाद जो है अधिकार के सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत है। उसके बाद में जो है अधिकार का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत यह क्या कहता है कि वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार जो है बेंथम के विचारों में ही देखा जा सकता है। यानी सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो है आपके बेंथम के विचारों में देखा जा सकता है। बेंथम के अनुसार समाज में जो है अधिकतम व्यक्ति को जो अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए। बेंथम का मानना है कि समाज में जो है व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय जो है सामाजिक कल्याण है, क्योंकि अधिकार जो है सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो आपके सामाजिक रूप में उपयोगी हैं। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का प्रबल समर्थन किया जो विधि, शिक्षा, जेल और प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। तो इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत के जो सबसे बड़े समर्थक हैं आपके बेंथम है। ठीक है, अतः अधिकारों को वास्तविक रूप में जो है सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। ठीक है, जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं उनकी सामाजिक उपयोगिता है, यह कहता है अधिकार का जो है सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत। ठीक है, इसलिए कोई भी अधिकार जो है असीमित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस पर जो है प्रतिबंध आरोपित होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने जिन अधिकारों को स्वीकृत किया उनकी सामाजिक उपयोगिता जो है निर्विवाद है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूस के जो है पाउंड और चाफी हैं। किसके? सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस सिद्धांत के जो है अन्य समर्थक रूस के जो है पाउंड और चाफी हैं। तो बेंथम के अलावा जो है रूस के पाउंड और चाफी जो है सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत के समर्थक हैं आपके। ठीक है, और सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत की आलोचना, इसकी भी आलोचना की गई है कि सामाजिक कल्याण शब्द जो है अनेकार्थी और भ्रामक है, क्योंकि इसका अभिप्राय जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित या वह समान हित है। ठीक है, जिनका लोग जो है समर्थन करते हैं। इसमें अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी होती है, यानी सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत में। ठीक है, इसकी दूसरी बड़ी कमी यह है कि यह जो है व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को जो है सीमित किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक उपयोगिता जो अधिकार के सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की गई है। उसके बाद जो है अधिकारों का जो है आदर्शवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी समाज के उपयोगिता सिद्धांत के बाद जो है आपके अधिकारों का जो है आदर्शवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तित्व सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत और व्यक्तित्व सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति की चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है तथा स्वतंत्रता के लिए जो अधिकार आवश्यक है। इन अधिकारों के लिए जो है राज्य या समाज आवश्यक है। अधिकार वह भाग अथवा परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो है विकास में सहायक होती है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार जो है ये परिस्थितियां राज्य अथवा समाज द्वारा जो है प्रदान की जाती है, जिससे व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार जो है अधिकार व्यक्ति की मांग अथवा दावा है, जिसे समाज द्वारा स्वीकृति जो है प्रदान हो और राज्य द्वारा जो संरक्षित हो। आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत में जो है अधिकार जीवन की वे बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। यह मानना आपके टी.एच. ग्रीन का अधिकार के संबंध में। ठीक है, उसके बाद में अधिकार का जो आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि अधिकार का अभिप्राय जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी क्षमताओं या व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। ग्रीन के अनुसार जो है अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को जो है नैतिक बनाने में सहायक हो, जिसके बिना जो है व्यक्ति अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके।
अतः ग्रीन ने अधिकारों को जो है नैतिक दृष्टिकोण से देखा है। टी.एच. ग्रीन ने जो है अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण से देखा है, क्योंकि यह जो है व्यक्तित्व या आत्मा में जो है अंतर्निहित है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि ग्रीन के अनुसार जो है व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज से पृथक या अलग रूप में जो है अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। टी.एच. ग्रीन के अनुसार यह सारी बातें जो कही जा रही है आपके अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत के लिए, ठीक है। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य जो है उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है। इसके लिए राज द्वारा जो है आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है। अतः ग्रीन के लिए जो है राज एक आवश्यक अच्छाई है। ग्रीन के अनुसार जो है राज एक आवश्यक अच्छाई है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो है बाध्यकारी रूप में जो है नैतिक नहीं बनाया जा सकता, बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियाँ प्रदान की जा सकती है। इसलिए ग्रीन जो है का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति नहीं इच्छा ही राज का जो है आधार है। टी.एच. ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति नहीं इच्छा ही राज का आधार है। अतः ग्रीन के लिए जो है राज व्यक्ति की इच्छा या बाह्य रूप है, न कि बाध्यकारी या दंडकारी संस्था। यानी ग्रीन जो है राज को दंडकारी या बंधकारी संस्था नहीं मानते हैं, वे मानते हैं कि इच्छा ही राज का आधार है, इच्छा ही राज का आधार है। ये सब बातें आपके जो है राज का आदर्शवादी सिद्धांत कहता है, यानी अधिकार का राज ये सारी बात जो है टी.एच. ग्रीन ने जो है अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत के लिए कही है, ठीक है। ग्रीन ने जो है लॉ के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को जो है अस्वीकृत करते हुए कहा है कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि समाज द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना, तो वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। देखिए, इसकी भी आलोचना की जाती है अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत की। इस अधिकार के सिद्धांत में जो है सामाजिक हित या भलाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो सकती है। सांस्कृतिक अधिकार का प्रचलन जो है 70 के दशक में आरंभ हुआ आपका। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार में कुछ भौतिक परिस्थितियाँ अथवा न्यूनतम परिस्थितियाँ होती है जिसमें जो है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसके बाद जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार है, ठीक है। अब बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो है समर्थन करते हुए उदारवादी स्वायत्त एवं स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को जो है अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि व्यक्ति जो है मूलतः संस्कृति और समुदाय का सदस्य होता है। राज द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप में जो है पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह, तलाक एवं संपत्ति इत्यादि विधियां जो है संस्कृति से प्रभावित होती है। इसलिए राज द्वारा जो है समानता हित की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है, तो मूलतः संस्कृति सापेक्ष होता है और वह कभी कभी जो है अन्य संस्कृतियों से संघर्ष होने की संभावना होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में अतः जो है बहुसंस्कृतिवादियों ने उदारवादी लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जो है समानता का अभिप्राय अल्पसंख्यक समुदाय की समानता नहीं होती, इसलिए अल्पसंख्यकों की संस्कृति को जो है संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार जो है राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में जो है अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। विभेदकारी नागरिकता प्रस्तुत करते हुए बहुसंख्यकवादियों ने जो है अल्पसंख्यकों के 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। पहला कि सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा कि स्वशासित सरकार का अधिकार और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक। उसके बाद जो है चूँकि राज बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है, इसलिए अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कनाडा में सिखों ने हेलमेट पहनने से जो है छूट देने की मांग की और कनाडाई सरकार ने उनकी मांग को जो है स्वीकार कर लिया तथा कनाडा में एशियाई मूल की महिलाओं को नर्सों की निर्धारित पोशाक से छूट जो है प्रदान की गई, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि समानता का अभिप्राय सभी के साथ जो है एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांस में देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक प्रतीकों का जो है प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर जो है प्रतिबंधित कर दिया, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो हानिकारक है, ठीक है। बहुसंस्कृतिवादियों ने केवल सांस्कृतिक रूप में विशेष अधिकारों का ही समर्थन नहीं किया, अपितु इन समुदायों को जो है वित्तीय
और आधारभूत सहायता देने का भी समर्थन किया, जैसे संग्रहालय, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक के संस्थानों की स्थापना, सार्वजनिक त्यौहार मनाने के लिए सहायता। ठीक है। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार का समर्थन जो है बहुसंस्कृतिवादियों ने किया और उन्होंने जो है राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया कि जिसमें वह वर्ग जो है स्वशासन में समर्थन हो सके। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिए जाने का समर्थन किया, जिसमें समाज में समूहों के संस्कृति के अधिकार की रक्षा हो सके। उसके बाद में अल्पसंख्यकों के बाद जो है आपके पर्यावरणीय अधिकार है। तो इसमें जो है आपका कि समकालीन विश्व में अधिकारों का तीसरा चरण जो है समूहवादियों के अधिकारों का चरण है, जिसमें पर्यावरणीय अधिकार की मांग की गई, क्योंकि यूरोप में उत्तर भौतिकवादी समाज में लोगों की मुख्य चिंता जीवन की गुणवत्ता को लेकर है। ठीक है, भौतिक समृद्धि को लेकर नहीं। एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव मात्र के लिए आवश्यक है आपका। ठीक है, यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन आंदोलन अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य जो है मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए यूरोप में शांति आंदोलन और वैश्वीकरण के विरोध में भी आंदोलन देखे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार में जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है। तो देखा जाए तो अधिकार में जो है पर्यावरणीय अधिकार भी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब पर्यावरणीय अधिकारों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है जीवन में। ठीक है, अतः अधिकारों का यह चरण जो है व्यक्ति के अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से भिन्न है। समूह के अधिकार के अंतर्गत जो है नारीवादियों के अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें उग्र अथवा आमूल जो है नारीवादियों ने महिलाओं के विशेष विभेद की स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग अधिकारों की मांग की, जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक से संबंधित अधिकार। इनका तर्क है कि एक लोकतांत्रिक समाज में भी पुरुष तथा महिला की स्थिति में अंतर है, इसलिए महिलाओं को जो है व्यक्तिगत जीवन में से संबंधित जो अधिकार आवश्यक है। इसके अभाव में जो है व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रभावी नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद जो है अधिकारों का विकास, विभिन्न चरण। अब यह जो हम लोग देखेंगे अधिकार के दूसरे पार्ट में देखेंगे।